छोड़ दिए थे बाद में करके। कितने करे थे? 9 करे थे 11 साल से। 11 में से 9 किए थे क्या? 8-9 हुए थे मतलब। और थे कितने टोटल सवाल? 23 के अराउंड थे। ओके, तो 23 में से 9 हुए। विशाल, मैम कर लूंगा आज शाम तक मेरे। एक काम करो, इट्स ओके, मेरे को कोई वो प्रॉब्लम नहीं है अगर 23 में से 9 हो रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट मेक श्योर आप लोगों ने ट्राई किए हो सवाल सारे। तो विशाल सारे ट्राई करके देखो, और जो नहीं हो रहे हैं उसको मैं कहूंगी पहले दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर देखो उसी पर्टिकुलर पार्ट का जो नहीं हो रहा है, फिर दोबारा ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहे हैं वो करने के बाद टैग मी इन डाउट सॉल्विंग, टैग कर दो मुझे, आई विल रिजोल्व योर डाउट। और कैसे कर रहे हो थोड़ा सा अगर बता दोगे तो मेरे लिए आसानी रहेगी ये पता लगाना कि बेसिकली आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो सवाल को। ठीक है, तो कोई गलत स्टार्टिंग से करूंगा। हाँ कर लो, स्टार्टिंग से कर लेना। क्या स्टार्टिंग से करना बाय द वे? हम क्वेश्चन वैसे शुरू के जो लाइन वाइज कर रहा हूँ, जो नहीं होता है वो छोड़ देता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो पहले पूरा कर लो उसको। ठीक है, और रिकॉर्डिंग देखना बुरी बात नहीं है, ऑर्गेनिक में किसी में भी नहीं, इनफैक्ट अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, सवाल नहीं हो रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो जाओ देखो रिकॉर्डेड लेक्चर किस लिए मिलते हैं आप लोगों को, और दोबारा पूछो फिर मेरे से, क्योंकि इस हफ्ते वही है ना तुम लोगों का टेस्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, तो करो फिर अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं आप लोगों को आज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन स्टार्ट कराऊंगी, हालांकि इसका कोई मैं डीपीपी नहीं दूंगी बिकॉज अभी मैंने कंफर्मेशन वाली भी तुम लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं दिया है ना, क्योंकि वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी लगी थी, असाइनमेंट भी दे दिया मैंने, तो वो एकदम मैं ओवर बर्डन नहीं करना चाहती थी। बट आज रात को मैं क्लास नोट्स के साथ साथ कंफर्मेशन वाली वीडियोस भी भेज दूंगी, 2 है शायद बेटा। ठीक है, अगर उसको तभी देखना जब आप लोगों ने उतना कर लिया हो जितना मैंने करवाया है। क्लियर है सबको? ओके मैम। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ चीजें, ध्रुव आ गया क्या? ओके, तो सो बेसिकली आज का वैसे अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। ये तुम्हारे 12th का पहला चैप्टर है ना? 12th का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और इसको ना कई कई बुक्स में तुम लोग एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के नाम से भी देखोगे। कौन से नाम से देखोगे? एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एल्काइल हैलाइड का ही मतलब हेलो एल्केन होता है और एराइल हैलाइड ही तुम्हारा हेलो एरीन होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में ये लिखे हुए, बट इफ यू स्टडी सम कोचिंग मॉड्यूल या कुछ और तो वहां पे एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के नाम से होता है। तो इसमें मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? आज मैं आप लोगों को आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करूंगी। कुछ बेसिक ये ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो टीचर 11th में तो पढ़ाता ही पढ़ाता है, लेकिन जब वो 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट कराते हैं तो तब भी हम लोग कराते हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट आप लोगों का थोड़ा सा वो बोलते हैं ना रिकैप हो जाए कि क्या पढ़ के आए थे तुम। शायद मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस में भी जीओसी की क्लासेस लगाई थी, तो तुम्हें ऐसा ऐसे लगेगा कि मैम जीओसी करा रही है थोड़ी सी। तो आज का जो बेसिक रहेगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में बिल्डअप करूंगी। तो इसीलिए आज की क्लास में मैं तुम लोगों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताऊंगी, है ना, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताऊंगी, जिसने पहले सुना है नहीं सुना वो सब देखेंगे। उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, ठीक है, और लिविंग ग्रुप क्या होता है, ये सब मैं आज की क्लास में क्या करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, और यस क्योंकि चैप्टर का नाम ही एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड है, तो पहले ये भी बताऊंगी कि होते क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? और यस क्वेश्चन सॉल्व। यस मैम। सो आज की क्लास में आप लोगों के बेसिक क्लियर करवाऊंगी मैं, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो आप लोगों को समझ आ जाए उसकी मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा
12th की ऑर्गेनिक उसी को समझ में आएगी। तुम्हें पता है मैं कभी भी शुगर कोट करके चीजें नहीं बताती हूँ। 12th की ऑर्गेनिक उसी को ही समझ में आएगी जिसने जीओसी पढ़ा हुआ है। जिसने जीओसी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत डेप्थ में जीओसी आता हो, बेसिक चीजें भी पता हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये क्या होते हैं, और कुछ और चीजें, अगर वो चीजें पता है तो ये ऑर्गेनिक की क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। अगर आपको जीओसी नहीं आती है तो ये क्लासेस आपके लिए नहीं है, आप डिप्रेशन में आ जाओगे कि क्या हो रहा है मैम, आप तो लेक्चर स्टार्ट होते ही आपने टेंशन दे दी। यही सच्चाई है मेरा बेटा, यही सच्चाई है। सो यू शुड हैव, इतना पढ़ लेना चाहिए था जीओसी। मैं शायद बड़ी बार चिल्ला के मैंने बोला है। तो ये ऑर्गेनिक उसी के लिए है जिनको जीओसी आती है, जीओसी नहीं आती है तो लेक्चर्स आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो इस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ बच्चे जैसे एक आलिया ने ना सवाल भी पूछा था मेरे से, पता नहीं क्या था वो, ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड था शायद। तो उसमें कुछ कंपाउंड दिया हुआ था, ऐसा कुछ था आई गेस। ऐसा कुछ था, इसका ऑप्टिकल रोटेशन बताना था। तो देखो स्टीरियो, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो कुछ रोटेशंस ऐसी होती हैं जो अलाउ होती हैं, कुछ रोटेशंस ऐसी होती है जो अलाउ नहीं होती है। तो अगर तुम्हें मैं थोड़ा लेवल बढ़ा दूं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार। अगर तुम्हें ये जाने, ये अपने स्टीरियो वाले में ही नोट्स में ऐड डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये वाली रोटेशन अलाउ होती है, ये वाली, बिल्कुल शांति से बैठना क्लास में। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि 3 महीने ये सोच लो कि हमें ना बहुत कुछ सीख लेना है ऑर्गेनिक में। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें ऑर्गेनिक, अगर तुम मेरे पास 3 महीने आ जाओगे ना ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम्हारा जेई मेंस में केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज की। अगर तुम ऑर्गेनिक की 3 महीने तुमने सिर्फ बिल्कुल जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा कर लिया, आई प्रोमिस यू केमिस्ट्री तुम्हें धोखा तो नहीं देगी, आई प्रोमिस यू। तरीका भी बताऊंगी कैसे पढ़ना ऑर्गेनिक, हर क्लास में तुम्हें बताऊंगी। मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी कि ऐसे पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, ऐसे पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक, ऐसे नोट्स बना रहे हो। हर वो चीज जो एक ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए एक बच्चे को चाहिए होती है, आई विल गाइड यू। लेकिन तुम बस मेरी बात मान के 3 महीने आ जाओ मेरे पास क्लास लगाने के लिए नवंबर तक। कोशिश करूंगी कि 15 नवंबर तक ही सिलेबस हो जाए, बट मान के चलो नवंबर जाएगा, बस उतना कर लो बस। ठीक है, अच्छा। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें कौन कौन सी रोटेशंस अलाउ होती हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। देखो, एक तो 180 डिग्री रोटेशन अलाउ होती है इन द प्लेन, इज अलाउड। मतलब मैम, जैसे मान लो लेट्स से, इधर आना, तुम्हारे पास लेट्स से ये है, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, बना सकती हूँ मैं, देखना एक बार। BrOH HCH3, ठीक है मेरा बेटा। तो एक काम करते हैं, इसको 180 डिग्री रोटेट कर देते। अगर तुम मान लो चाहते हो, पहले तो तुम्हें दिख रही है वैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, एनेंशियोमर है। मैंने तुम्हें कहा था अगर मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं, याद है, बताया था मैंने तुम लोगों को। यस मैम। तो अगर मान लो आप हर किसी में ऐसे नहीं देखोगे कि क्या बोलते हैं, कई बार आपको मॉलिक्यूल ऐसा दिया जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। या ये भी छोड़ो, मैं इससे भी और थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल समझाती हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लो मेरे पास ये है मेरा बेटा, है ना, और इसकी मिरर इमेज बना रही हूं मैं। ये कंफर्म करना कि ये मिरर इमेज है ना। यस मैम है। अब मैं तुमसे पूछूंगी बेटा क्या ये सुपर इम्पोज कर रही है इस पे, तो शायद मेरे को कुछ बच्चे, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए होगा, बट हो सकता है कुछ बच्चे मुझे ये बोले कि मैम नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसको, और ध्यान रखना आप भी कभी ऐसे घुमा के मत रख देना, ऐसा कुछ रूल नहीं होता। शायद मेरे से ध्रुव ने पूछ रखा है, ध्रुव है क्या मेरी क्लास में, ध्रुव, अरे यार बहुत बढ़िया। ऐसे कभी घुमा के मत रख देना, जैसे ऐसे रखना है तुम्हें, समझ गए, ऐसे ऐसे,
ठीक है। सो अगर मैं बोलूं बेटा ये सुपर इम्पोज कर रहा है तो आंसर इज यस। ऐसे तो नहीं दिख रहा तुम लोगों को, क्योंकि जब तुम ऐसे रखोगे तो OH तो यहाँ आएगा, क्या कहते हो? लेकिन अगर मान लो तुम इसको 180 डिग्री से घुमाते हो, 180 डिग्री से घुमाने का क्या मतलब होता है? 180 डिग्री से घुमाने का मतलब ये होता है मेरा बेटा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, CH3 को यहाँ लेके जा रहे हो, इसको यहाँ लेके आ रहे हो और इनको डायगोनली चेंज कर रहे हो। देख रहे हो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, यहाँ, यहाँ। एक बार देखना कैसे बनेगा, आना एक बार। CH3 CH3 H H OH OH कर दिया। इसको बोलते हैं हम इन द प्लेन जो है 180 डिग्री रोटेट करा दिया। अब बताओ क्या ये सेम ही है? हाँ मैम ये आइडेंटिकल ही है। यस मैम। तो 180 डिग्री रोटेशन जो होती है स्टीरियो में अलाउ होती है। मैम क्यों अलाउ होती है, इसके पीछे रीजन भी तो बताओ। देखो जो ये कंक्लूजन पॉइंट्स निकल के आते हैं ना, वो कैसे निकल के आते हैं, जब तुम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री निकालोगे ना, इस वाले की, इसकी निकालना एक बार, मतलब RS निकालो 1 2 3 4। तो जब तुम निकालोगे तो ये R आएगा, निकालना एक बार। होना चाहिए S लेकिन H हॉरिजॉन्टल पे तो R आएगा। अब तुमने घुमा दिया ना, तो तुम इसकी भी निकालो स्टीरियो केमिस्ट्री 1 2 3, तो ये आना चाहिए मैम एस आ रहा है। कितना आ रहा है? एस मैम एस आ रहा है, ठीक है, S आ रहा है। और एक बार इसकी भी निकालना। अच्छा इसकी भी S आएगी। सो यहां से क्या पता चल रहा है तुम लोगों को? एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। एक सेकेंड, एक मिनट। वन, एक सेकेंड, 1 2 3, ऑल राइट। तो कितनी आ रही है? मैम आर आएगी। R आ रही है, ठीक है। वो आएगी R, क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे S आ रही है, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ रही है? R आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा ये वाली निकालो, ये वाली कितनी आ रही है? ये वाली कितनी आ रही है? ये S ये R आ रही होगी, देखो। यस मैम यही आ रही है। ठीक है, और ये कितनी आ रही होगी? S आ रही होगी, यस मैम। ठीक है। और एक बार ये भी निकालना। मैम आर आ रही है। कौन सी वाली? मैम नीचे वाली। R आ रही है, अच्छा हाँ ठीक है। नहीं फिर ये S आनी चाहिए, कुछ गड़बड़ है। मैम इसमें नहीं, राइट वाले में। एक मिनट रुक जाओ, मैं निकाल रही हूँ एक बार, रुक। ठीक है मैं एक बार निकाल लेती हूँ, रुक जाओ। ठीक है इधर आओ, इसकी निकालते हैं 1 2 3। क्या आएगी? R आनी चाहिए, लेकिन क्या आएगी? S आएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है। इसकी निकाल के देख लेते हैं 1 2 3। क्या आएगी? 1 2 3। S आनी चाहिए लेकिन R आएगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी आ रही है? 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज S होनी चाहिए, लेकिन कितनी आएगी? R आएगी। क्लियर है? ठीक है, R आ रही है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे कितनी आएगी? ये S आएगी। यस मैम ऐसे। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे SR आ रही है। देखो अब यहाँ पे क्यों आ रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे S और R क्यों हो रही है? क्योंकि ये मिरर इमेज तो है ना इसकी, ये तो सबको समझ में आता है, ये मिरर इमेज है। दैट इज व्हाई कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रही है। यहाँ पे R से S क्यों है? बिकॉज मिरर इमेज है। लेकिन मिरर इमेज में भी ये क्या है? यहाँ पे देखो प्लेन है, प्लेन पास हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज मीजो। क्लियर है? दिस इज मीजो। और जब तुमने इधर ध्यान से देखो, जब तुमने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया तो ये बन गया वापस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये S और R। तो ये दोनों आपस में क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल।
तो आप लोगों का जो 180 डिग्री रोटेशन होता है प्लेन में, वो क्या होता है, अलाउ होता है। जब दो कायरल कार्बन हो तो इस तरीके से उसको चेंज कर देना। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो एक ही कायरल कार्बन है, लेट्स से ये है, और तुम कह रहे हो मैम 180 डिग्री से मैं रोटेट करूंगी तो या करूंगा, तो इसको ऐसे रोटेट करा देना, मतलब इसको ऐसे एक्सचेंज करा देना और इसको ऐसे एक्सचेंज करा देना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाली Yes, रोटेशन ऑर्गेनिक में, स्टीरियो में क्या होती है, अलाउ होती है। ठीक है। अगर तुम कहो कि मैम 90 डिग्री रोटेशन अलाउ होती है क्या, तो 90 डिग्री रोटेशन क्या होती है, अलाउ नहीं होती है। ठीक है। जैसे मान लो तुमने इसको 180 डिग्री से घुमाया, मैं घुमा देती हूँ एक बार, देखो H ऊपर आ जाएगा, CH3 यहाँ, Br यहाँ, OH यहाँ। अब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालना इसकी, क्या आएगी, 1 2 3, R आनी चाहिए, R ही आएगी। इसकी निकालना 1 2 3, R आ रही है, देख रहे हो? तो यानी कि मैंने रोटेशन की 180 डिग्री से, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई, वही की वही है। दैट इज व्हाई 180 डिग्री यहाँ पे रोटेशन क्या है, बोलो, अलाउड है। अलाउड। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है। लेकिन अगर तुम मान लो 90 डिग्री से रोटेट करते हो, 90 डिग्री से रोटेट करने का क्या मतलब है, कोई चीज ऐसे है, कोई चीज ऐसे है, उसको ऐसे कर दो, दिस इज 90। ठीक है, ये ऐसे है, तो 90 कैसे हो जाएगी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से होगा। बोलो हाँ या ना। बोलो यस मैम। Br यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ। अब निकाल के देखना, ये वाली R आ रही थी ना, ये निकाल के देखो, 1 2 3 4 ऐसा आएगी। तो 90 डिग्री रोटेट करने से तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। दैट इज व्हाई 90 डिग्री की रोटेशन इज नॉट अलाउ इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। आई होप इट्स क्लियर। कुछ भी ऐसा नहीं होता ऑर्गेनिक में जो रट्टा मरवाया जाता है। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट होते हैं 95%। ठीक है, अच्छा, तो तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक और रोटेशन अलाउ होती है मेरा बेटा, वो मैं बता देती हूँ। एक रोटेशन कौन सी अलाउ होती है, देखो, अगर तुम मान लो एक एटम या ग्रुप को फिक्स रखो, ठीक है, और बाकी को रोटेट कराओ, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर यहां से ले जाओ। जैसे इसकी तुम्हारी R आई थी, मान लो मैं ये रोटेशन करा रही हूँ, तो Br OH यहाँ, H यहाँ, Br यहाँ, CH3 यहाँ, एक को फिक्स रखा, तीनों को रोटेट कराया, तो देखना 1 2 3 4 ऐसा आनी चाहिए, बट H ओरिजेंटल पे है तो क्या आएगा, R। तो देख रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। तो एक तो ध्रुव आप लेट हो गए, जो मैंने ये पार्ट बताया ना, वो तुम्हारे ही आई गेस डाउट का आंसर है, तो प्लीज इसको रिकॉर्डिंग से जरूर कवर कर लेना, तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, और बहुत बच्चों के बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस एक चीज से। अब तुम्हें एडवांस के सवाल आ रहे हैं, तुम एडवांस के भी लगा लो सवाल। तो यानी कि एक तो 180 डिग्री की रोटेशन अलाउ होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, और एक कौन सी होगी कि तुम एक को फिक्स रखो और बाकी तीनों को क्या कर दो, रोटेट कर दो। ये मैम कैसे आप बता रहे हो, क्योंकि बेटा जब ये निकाली गई कॉन्फ़िगरेशन तो देखा गया इन वाली रोटेशन को करने पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है। दैट इज व्हाई ये वाली रोटेशंस अलाउ होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए। यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम, आ गई वही। क्या ये स्क्रीन हट गई थी। आ रही है आवाज? यस आज कुछ हो रहा है, मतलब ना सुबह से बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा स्टेबल नहीं है वाईफाई। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, ऑल राइट। तो ये चीजें आई होप तुम लोग लिख रहे हो, ठीक है। अब मैं चलूंगी हमारे आज के चैप्टर पे, दैट इज हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो मेरा बेटा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन को पढ़ने से पहले इसका वेटेज देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, बट ये सबको करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर के बिना आप आगे वाले चैप्टर नहीं समझ पाओगे। मैम ऐसा क्यों, ऐसे आप हमेशा कहते हो? यस, क्योंकि
ऑर्गेनिक में बेटा कभी भी क्वेश्चन, अगर मैं जेई की बात करूं, एडवांस की बात करूं, एडवांस में तो भूल ही जाओ, प्योरली किसी एक चैप्टर से सवाल आएगा, वो तो 11 12 की ऑर्गेनिक मिक्स करके आता है। अगर मैं मेंस लेवल की भी बात करूं, बहुत ही कम चांसेस है कि डायरेक्ट तुम्हें प्योरली एक ही चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें 70% क्वेश्चन वैसे देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक में जो तुम्हारे सारे 12th के चैप्टर्स को जो है वो मिला के, उनके सारे जो जितने भी तुम्हें मैं रिएजेंट्स पढ़ाऊंगी सबको मिला के क्या दिए जाएंगे, सवाल दिए जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस पे मत जाना, ये सिर्फ ये डेटा कौन सा, ये डेटा वो है कि 2025 में एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। इट डजंट मीन कि हेलोल्केन एंड हेलोरिन से और कुछ देखने को ही नहीं मिला, लेकिन वो सवाल किसी और चैप्टर के साथ बन के आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक क्वेश्चन तो तुम्हें आ रहा है यहाँ से, देखो हर साल एक लगभग आ ही रहा है, 24 में भी आया है, 25 में भी आया है, 23 में भी, मतलब लगभग एक क्वेश्चन हर बच्चे को हर शिफ्ट में यहाँ से मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हेलोल्केन और हेलोरिन का कॉन्सेप्ट और नहीं पूछा जाएगा, बट वो हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर के साथ पूछा जाए। आई होप क्लियर होगा। तो यानी कि ऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर हमारे लिए क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 12वीं के 5 चैप्टर, ठीक है, चलो बायोमोलिक्यूल्स को मैं हटा देती हूँ एक बार, वो आसान भी है, वैसे वो अलग चैप्टर है, चलो मान लो उसमें थोड़ा बायो का भी है। 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के, ये वाले 12th वाले, और जीओसी और हाइड्रोकार्बन, 6 चैप्टर। और अगर तुम चाहते हो ना कि मैम हमारे ऑर्गेनिक में सवाल बनने लग जाए, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी, तुम्हें वो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो कि मैम जो कह रही है वो सही कह रही होंगी, कि हमें यही करने से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसमें ना सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है। हालांकि मैं तुम्हें एनसीईआरटी कराऊंगी, लेकिन उससे कई ज्यादा लेवल ज्यादा होगा अपना। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना एक चैप्टर खत्म होने के बाद, जो कि मैंडेटरी है पढ़ना हर एक बच्चे को, तो तुम्हें लगेगा अरे ये इतना आसान चैप्टर, क्योंकि ऑर्गेनिक में मतलब एनसीईआरटी में काफी कम चीजें गिवन है। तो तुम्हें 70% जो पेपर है ऑर्गेनिक का वो कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी से मिलेगा। तो अगर मान लो किसी ने एनसीईआरटी वाली भी चीजें पढ़ ली, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, या जो तुम्हारे अभी स्कूल में भी शायद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई होगी, तो करते रहो उनको, साथ साथ क्वेश्चन लगाते जाओ, और तुम देखोगे जो तुम पढ़ रहे हो ना अभी एनसीईआरटी में, अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही कॉपी पेस्ट उठ के आएगा तुम्हारे जेईई मेंस में। क्लियर है सभी को? तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में हमें कब पढ़नी है, अभी नहीं पढ़नी, जब मैं ये चैप्टर पूरा खत्म करवा दूंगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें 2 दिन दूंगी आराम से एनसीईआरटी पढ़ना। इवन मैं खुद हाईलाइट करके तुम्हें एनसीईआरटी पकड़ाऊंगी कि ये चीजें आपको करनी है। तो एनसीईआरटी कब पढ़ोगे, जब मैं ये चैप्टर करा दूंगी। क्लियर है? अभी मत पढ़ना, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा। तो बस ब्लाइंडली फॉलो करो। एंड आई मतलब मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस देती हूँ, 3 महीने आ जाओ, बस नवंबर तक आ जाओ, तुम्हारा हो जाएंगी बहुत चीजें। तो मेरा बेटा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आप आगे जाने वाले हो रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ, तो जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो मेरा बेटा, तो वहां पे आप ये देखोगे कि कोई रिएक्शन, अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट लिया, बन गया। लैब में तो आप कुछ कुछ चीजें डालते हो, प्रोडक्ट बन जाता है। बट अगर आप यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन हुई कैसे, वो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का जो सफर है उसके बीचों बीच क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। वो आप लोगों को सिखाऊंगी मैं 12th की ऑर्गेनिक, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो आपको एक रिएक्टेंट मिलता है, हमेशा मिलता है, सबस्ट्रेट भी जिसको आप सबस्ट्रेट बोल सकते हो। आपको एक रिएजेंट मिलता है, रिएजेंट क्या करता है, रिएक्टेंट पे जाके उसके साथ रिएक्ट करता है। कोई सॉल्वेंट दिया होता है, कि होता है ना किसी सॉल्वेंट में, मान लो पोलर सॉल्वेंट दिया हुआ है, नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट दिया जाता है रिएक्शन में, ठीक है। कई बार तो रिएजेंट ना देके सॉल्वेंट भी दे देते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट कर लेता है। और फिर ये सब मैकेनिज्म होके तुम्हारा प्रोडक्ट जो है बनता है।
तो सॉल्वेंट बेसिकली करता क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मीडियम टू कैरिड आउट रिएक्शन। मैम कैसे करता है वो तो धीमे धीमे मालूम पड़ेंगी तुम्हें चीजें। तुम ऑर्गेनिक सीखने आए हो, मेरे से सीखना आए हो, बहुत अच्छे से सीखनी है, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से ये तुम्हारे पास है कीटोन, दिख रहा है तुम्हें कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई रिएजेंट LHC HCN है। अब तुम कैसे देखोगे, तुम्हें पूरी जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी समझाऊंगी, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है। आज बेसिक ही चलेगा बस तुम्हारा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है हर रिएक्शन में, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। अगर इसको मैं देखूं HCN विच इज बिहेव लाइक अ रिएजेंट, तो यहाँ पे आपको पता है पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा ना, CN नेगेटिव और H+। यहाँ पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही शिफ्ट करेगा तो इस वाले कार्बन को क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा वो चाहेगा कि कोई मेरे पास ऐसा बंदा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जाएगा फटाफट अटैक करने इसके ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से रिएजेंट जो है सबस्ट्रेट पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। रिएजेंट क्या करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, रिएक्ट करता है उसके साथ, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी बात ये है कि आपको ऑर्गेनिक में ये पता होना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और कौन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाओगे वो कहां से कहां दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है जी, ये होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा मैम, ऑल राइट, तभी मैकेनिज्म आप कराओगे तब की मैं बात कर रही हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसने जाके इसको दिया। क्लियर है? चलिए ठीक है। Yes, ma'am. तो अब होगा क्या मैम, ये अभी तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी तुम्हें चीजें, क्योंकि अभी तो तुम सीख रहे हो, तो हम धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे चीजों को। सबसे पहले हम काम करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये हम जानेंगे, ठीक है। उससे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, एल्काइल हैलाइड है, और इसको हम हेलोएल्केन भी बोलते हैं। ये होता क्या है, तो देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे पास मीथेन है, मीथेन, अगर तुम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हो मान लो और हेलोजन लगा देते हो, एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो बेसिकली एल्केन से क्या बना है, यहां से एल्केन से बन चुका है एल्काइल हैलाइड। हैलाइड बोले तो हेलोजन, और ये वाला तुम्हारा एल्काइल पार्ट, ये क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और इसी को ही तुम क्या बोल सकते हो, हेलो एल्केन बोल। हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब तुम्हें पता ही है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, है ना। तो जो हेलो एल्केन होता है वो जो हम लिखते हैं जैसे क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, वो आयुपेक नेम में आता है। एल्काइल हैलाइड जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, वो किस में आता है, कॉमन नेम में आता है, ठीक है। बट दोनों क्या है, सेम ही बात है। तो एल्काइल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन बोलो, एक ही बात है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है, सबसे पहले मैं एल्काइल हैलाइड की बात करती हूँ। मेरे पास एल्काइल हैलाइड है ये वाला CH3 CH2X, एक मेरे पास है ये वाला। आज सिर्फ तुम मेरे से समझने आए हो बेसिक, असली चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, बट आज की क्लास के बिना तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम होगी अगर नहीं समझोगे तो। यहाँ पे देखो, अगर मान लो मुझे इसको कैटेगराइज करना है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा है, तो ये तुम्हें आना चाहिए। अगर मेरा जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो उसको मैं किस वाली कैटेगरी में डालूंगी, प्राइमरी प्राइमरी में। ये
लोगों को पढ़ा दिया जाता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगी, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे, ठीक है। अब यहाँ पे हैलोजन से जो कार्बन अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया मेरे पास सेकेंडरी एल्काइल। जिस हैलोजन से कार्बन अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, टर्शियरी। ठीक है। सो ये आप लोगों को आना चाहिए, जैसे मैं अल्कोहल वाला चैप्टर तुम्हें कराऊंगी तो वहां पे आएगा प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। तो ये आपको एक्स की जगह कोई और ग्रुप भी जो है लिखा मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए Yes, ma'am. दूसरी चीज आती है एलाइलिक हैलाइड। एक होता है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एक होता है विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड, और बेटा माइक म्यूट करो, और एक होता है अपना एराइल हैलाइड। ये एनसीईआरटी के तुम्हारे पहले पन्ने में दी हुई है ये चीजें। बेटा माइक म्यूट करो वरना रिमूव कर दूंगी। हाँ ठीक है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है मेरा बेटा, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर तुम्हारा हेलोजन sp2 कार्बन से अटैच है तो उस हैलाइड को क्या बोला जाता है, एलाइलिक हैलाइड बोला। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। अगर आपका हेलोजन sp3 कार्बन से अटैच है तो ऐसे कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और ऐसे हैलाइड को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। चेक करो ना ये sp3 है कि नहीं है। Yes, ma'am. है, ठीक है। अच्छा, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर आपका हेलोजन sp2 कार्बन से अटैच है तो ऐसे कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, और ऐसे हैलाइड को हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। उसके साथ है एराइल हैलाइड। जैसे तुमने बेंजीन सुना होगा, सुना है ना, अगर मैं बेंजीन का एक H हटा के वहां पे हेलोजन लगा दूं तो इसका मतलब ये क्या बन गया तुम्हारा, एराइल हैलाइड, या फिर इसको तुम हेलो एरीन्स भी बोल सकते हो। हेलो मतलब हेलोजन और एरीन मतलब तुम्हारा एरीन सिस्टम फिनाइल रिंग। गेटिंग माय पॉइंट, ये होता है आपका हेलो एरीन या एराइल हैलाइड। उसके बाद है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड, क्या होता है, अगर तुम्हारे बेंजीन के साथ जस्ट कार्बन अटैच है, जस्ट कार्बन, और उसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन हमारा क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। बोलो हाँ के ना। यस मैम, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। कैसे पता चलेगा, बेंजीन के जस्ट बाद जो कार्बन जुड़ा है उसके वो वाला कार्बन क्या कहलाता है मेरा बेटा, बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। और ये क्या है, बेंजाइल हैलाइड है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CH2X लगा हुआ है, दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन बट दिस हैलाइड इज बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है? तो ये तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लो मैं एक ये सवाल तुमसे पूछूं कि बेटा ये मुझे बता दो कौन सी कैटेगरी में आएगा, पहले वाला और दूसरे वाला, तो पहले वाला क्या है, विनाइलिक है या एलाइलिक है? Ma'am, allylic. एलाइलिक है बिकॉज sp3 से अटैच है, और ये क्या है, Vinylic. विनाइलिक। विनाइलिक। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये वाला सवाल जेई 2024 अप्रैल शिफ्ट में आया था। ठीक है, आपसे ये पूछा था इनमें से कौन सा जो है, ये कौन सा हैलाइड है, तो वहां पे ऑप्शन थे एलाइलिक, विनाइलिक, एराइल, कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन थे। अब तुम देख लो, तो कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है, आसान आ जाता है, इसीलिए तो बोला जाता है एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी का जब तुम पहला, अभी नहीं कुछ करना तुम्हें, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मैं बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को, वैसे तुम पढ़ोगे। तो तुम्हें पहले दूसरे पन्ने पे ही मिलेंगी ये, जहाँ पे क्लासिफिकेशन किया होगा हैलाइड का। बट मैं जैसे पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को, जेई के हिसाब से पढ़ाऊंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी चीजें नहीं कराऊंगी तुम लोगों को,
ठीक है, ऐसी चीजें कराऊंगी जो तुम्हारे पूरे चैप्टर में काम आएंगे और जहां से सवाल भी तुम्हारा आएगा। पहले मुझे ये बताओ, क्या क्लियर हुआ? अल्काइल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, डाइहाइलाइड, एराइल यस हैलाइड। मैम। ऐसे ही तुम बेंजाइलिक की कैटेगरी में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कर सकते हो। जैसे ये वाला जो बेंजाइलिक हैलाइड है, ये प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन से बेसिकली जो हेलोजन अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, देखो प्राइमरी हो जाएगा। अगर H की जगह हटा के मैं कोई और कार्बन लगा दूं तो वो सेकेंडरी बेंजाइलिक हो जाएगा, है ना। अगर दोनों H को हटा के कार्बन लगा दूं तो वो टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। ना क्लियर हुआ? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं क्लियर हुआ तो मेरे से पूछ लो। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, विनाइलिक कौन सा होगा? जो sp2 कार्बन से अटैच होगा। कोई ग्रुप हेलोजन हो सकता है, कोई अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि चैप्टर हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो हेलोजन है, ठीक है। एलाइलिक में हेलोजन sp3 कार्बन से अटैच हो सकता है। अगर मान लो Br है तो एलाइलिक ब्रोमाइड हो गया, वो I है तो एलाइलिक आयोडाइड हो गया, फ्लोराइड है तो एलाइलिक फ्लोराइड हो गया। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब मैं चलती हूँ फटाफट से रिकैप। वैसे सब बच्चों को पता है क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जीओसी में आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे दिखाते हैं, NU के ऊपर माइनस दिखाते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो हर स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वही सिर्फ क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसा नहीं है, और भी हो सकते हैं। जैसे तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मेरा बेटा? न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जिसके पास एटलीस्ट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसके पास लोन पेयर हो इलेक्ट्रॉन देने के लिए, जिसके पास फ्री अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉन देने के लिए, वो आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्लियर है? अब न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। और न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस भी बोलते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर ही तो होते हैं। यस मैम। जैसे आपका साइनाइड हो गया, OH नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, अमोनिया, वाटर, फ्लोराइड, है ना, बहुत सारे हैं। एल्कीन, ये भी आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही तो है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक कर सकता है। आपका एल्काइन, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच ही तो है ये। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। RNH2 हो गया, काफी सारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्लियर हुआ? जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? सिंपल है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताती हूँ, बहुत सिंपल सा। चांसेस आर वेरी रेयर कि ये जेई में आ जाएगा, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आपसे ये पूछा इनमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है, तो यहाँ देखो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है तो ये तो होगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी होगा। नाइट्रोजन के पास भी है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल। आपसे क्या पूछा है? जो नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बेचारा खुद ही खाली है, इसके पास खाली और बाइटल है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मैम, ये तो फिर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। हाँ, ये इसलिए पढ़ा रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि ये सब आपने पढ़ा हुआ है, रिवीजन करा रही हूँ जस्ट, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? कौन सा नहीं है? ए नहीं है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, इसके पास भी। ये बेचारा क्या है? लुईस एसिड है। ओके, अब बात करती हूँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं भाई साहब लुईस एसिड, जिनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? भूख होती है। मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? हो सकता है जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, क्या कहते हो? यस मैम। हो सकता है जिनके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल हो, की कहते हो सकता है ना, खाली जगह होगी तो एक्सेप्ट करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज,
ध्यान रखना, हर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नहीं होती इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। जैसे अमोनियम आयन है क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? ये सोच के बताओ मैम, कैसे है ही नहीं। No, ma'am. ऑक्टेट तो इसका No, no. कंप्लीट है, ये तो आपने इसकी वैलेंसी चार्ज कर दी तभी बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। धोखा मत खा जाना। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मैम एग्जाम्पल बताओ। फिर एग्जाम्पल में आपको सारे वो एग्जाम्पल बताऊंगी जो आपकी ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं 11 to 12 में लाके। चलो लिखना चालू करो ताकि तुम 1-2 दिन में रिवाइज कर लो तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कि ये वही एग्जाम्पल हैं जो हमें आगे आने वाले सभी चैप्टर में देखने को मिलेंगे या फिर जीओसी में मिल गए। जैसे कि H+ हो गया, Cl+ हो गया, है ना, और तुम्हारे पास क्या हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, ठीक है। और आप ये लुईस एसिड होते हैं, ZnCl2 हो गया, ठीक है, NO2+ हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास R+ हो गया। R क्या है? कोई भी अल्काइल, है ना, कोई भी अल्काइल हो गया। और तुम्हारे पास CO2 हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे, अटैक मारेंगे, ठीक है। SO3 हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। याद है सल्फोनेशन में होता है ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, याद करो। अगर किसी ने जीओसी कभी पढ़ी है, सॉरी हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, तो ये SO3 नाम का आया होगा किसी के जहन में, किसी ने पढ़ा होगा तो कह रहे हो, नहीं पढ़ा तो इट्स ओके। जैसे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो पीछे से इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या करेगी, अटैक मारेगी। AlCl3 याद करो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यूज होता था। Yes, ma'am. ये अब दोबारा नहीं आएंगे क्या? हमें तो याद ही नहीं है। ये सब चीजें हाइड्रोकार्बन वाली दोबारा आएंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जब तुम मेरे से हेलोएल्केन हेलोएरीन पढ़ लोगे, उसके बाद तुम हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, तुम्हें फील होगा कि मैम ये तो हेलोएल्केन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, हेलोएरीन ही पढ़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए कह रही हूँ सारी चीजें ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। मैम, उसके बाद बात आती है, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम SiF4 भी इलेक्ट्रोफाइल होगा? कौन सा मेरा बेटा? SiF4 सिलिकॉन F4। सिलिकॉन SiF4, यस मैम। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? होगा, यस मैम। होगा। एक बार एक सवाल आया था, SiF4 ही था शायद, ये SiCl4 था, कुछ होगा, और उसके साथ एक ऑप्शन में था AlCl3। उसने पूछा था इनमें से कौन लुईस एसिड होगा, या पता नहीं इलेक्ट्रोफाइल पूछा था, लेकिन जो उसका एनटीए ने आंसर दिया था वो AlCl3 दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि एक ही ऑप्शन पे आप मार्क कर सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने AlCl3 दिया था, बट इट डजंट मीन कि ये गलत है। इन जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है तो वो भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, मतलब वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। जैसे और ले लो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है मेरा बेटा। ऑक्सीजन की तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पीछे से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाले कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो तुम्हारे यूज होते हैं, ठीक है। लिख लो इनको फटाफट, फटाफट लिख लो। और जैसे दिमाग चला रहे हो ना वैसे ही चलाते रहो। जैसे अभी सानिया के दिमाग में आ गया क्वेश्चन, आ रहा है तो पूछ लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ एक और लिख लो, एक और बताना भूल गई मैं। ये भी बेटा इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्यों? देखना 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, है ना। इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन।
कार्बिन। देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। तो ये मैंने वो इलेक्ट्रोफाइल लिखवा दिए हैं तुम्हें, जो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक में क्या आएंगे, तुम्हारे काम में आएंगे। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट तो तुमने बड़े सुने होंगे कि मैम सॉल्वेंट तो मैम हमने 2 चीजें सुनी है, एक तो नॉन पोलर और एक पोलर। सुना है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। घबराना नहीं है, हमें उन क्वेश्चन से नहीं डरना जो डिफिकल्ट आएंगे पेपर में। आई समझ रहे हो मेरी बात? हमें उन क्वेश्चन से नहीं डरना, हमें सारे नहीं करने होते हैं क्वेश्चन, लेकिन मेक श्योर जो यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, जो आपके जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उससे मत घबराना जो डिफिकल्ट आया है, आपको फोकस उस पे करना है जो आपके पढ़े हुए में से आया, वो आप बना पा रहे हो या नहीं। ठीक है? चाहे वो स्टीरियो, अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टेस्ट होगा तो उसमें भी यही करना, उसमें पेपर में डिफिकल्ट सवाल भी होंगे नो डाउट, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से बना पा रहे हो या नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वहां। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बेटा? जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है ना? यही बोलते हो ना आप। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या बताया था? याद है डायपोल मोमेंट में बोलती थी कि नॉन पोलर कब होगा? जब डायपोल मोमेंट 0 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जब ओवरऑल क्या होगा? डायपोल क्या होंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, नॉन पोलर में आते हैं वो। ठीक है? जैसे या फिर और एक और चीज बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, जैसे CH4 हो गया। लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, बट वो डायपोल कैंसिल आउट कर देता है। जैसे आपका CCl4 हो गया है ना, CH2 हो गया है ना, C6H6 हो गया, हेक्सेन हो गया, ये सारे क्या है मेरा बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसे हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है जी? और Yes, ma'am. तुम इनको क्या बोल सकते हो? नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। मैम एप्रोटिक का मतलब क्या है? हाइड्रोजन नहीं है क्या बोलते हैं इसमें, क्या है? हाइड्रोजन जो है अटैच नहीं होता है एप्रोटिक में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं लिखवा देती हूँ उसको, आ जाओ इधर। पोलर सॉल्वेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेरा बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक। Aprotic. अभी समझा दूंगी, प्रोटिक एप्रोटिक टेंशन नहीं लेना। तुम्हें पोलर का मतलब तो पता है ना? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. इसका प्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटिक का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो प्रोटिक का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन एटम होगा वो अटैच होगा, अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना? दैट इज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो क्या कहते हो? एप्रोटिक क्या होगा? जिसमें H एटम is not attached to electronegative element. Getting my point? यानी कि वो जो they do not form hydrogen bond. बोलो Yes, ma'am. क्या कहते हो? मैम एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, पहले लिख लो। लाइट चली गई। आप सिंपल ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। पोलर एप्रोटिक कौन होंगे? जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिंपल है? बोलो सिंपल है? यस मैम। जैसे अगर मैं पोलर प्रोटिक के
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के तुम लोगों को एग्जांपल बताऊं तो कौन कौन से होंगे? बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे। कुछ लिखवा देते हो, जैसे वाटर हो गया सबसे पहले, तो होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया हो गया, क्या कहते हो, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, अमाइन हो गया, देख रहे हो? तो ये सारे क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो हाइड्रोजन एटम अटैच है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, देख पा रहे हो? है कि नहीं है? बोलिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है। पोलर ए प्रोटिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि पोलर प्रोटिक तो बचपन से देखते आ रहे हो, बट पोलर ए प्रोटिक तुम लोगों को बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो इस चैप्टर में भी काम आने वाली आगे जाके। जैसे एसीटोन हो गया। एसीटोन कैसा है देखना, हाइड्रोजन नहीं है ना अटैच। हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, नहीं पार्टिसिपेट करता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। उसके बाद CH3CN देखना एक बार, ये भी नहीं करेगा हाइड्रोजन, एसीटोनाइट्राइल बोलते हैं इसको। बोलो। ईथर हो गया, ईथर। ईथर क्या होते हैं? ROR। ROR. R कैन बी एल्काइल पार्ट। ठीक है, ईथर हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं। एक DMF हो गया। DMF क्या होता है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तुमने फॉर्मामाइड सुना है? नो मैम। अमाइड सुना है? अमाइड। यस मैम। Yes, ma'am. अमाइड क्या होता है? RCONH2 सुना होगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड सुना है? HCHO। तो ये यस क्या है? मैम। इधर देखो, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और ये क्या है? HCONH2, ये है फॉर्मामाइड। गेटिंग माय पॉइंट। अब डाई मिथाइल का मतलब क्या हुआ? दो हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो? मिथाइल लगा दो, बन गया दिस इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्लियर है? बोलो। एक होता है, यस मैम। एक होता है डाई मिथाइल DMSO। डाई मिथाइल, ये याद करने हैं तुम्हें, ऐसे मत हल्के में लेना, मैं ऐसे ही थोड़ी ना लिखवा रही हूँ। सल्फोक्साइड, दिस इज डाई मिथाइल, M इज मिथाइल, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर क्या है मेरा बेटा? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जो हाइड्रोजन है इस केस में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। क्या मेरे बच्चों को इतना समझ में आया? लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो? यस मैम। अच्छा, अब तुम ये Yes, बताओ, ma'am. अगर मैं तुम्हें इसका पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक का चार्ट दे दूं तो तुम्हारे लिए वो कितना हेल्पफुल होएगा? Yes, ma'am. ये देखो, एक बार देख लें इसको फटाफट से। आइए, सबसे पहले सॉल्वेंट तुम्हारा ये एसिड है, पोलर है, प्रोटिक है। आगे बढ़ू, ये क्या है तुम्हारा? बेसिकली एस्टर है। ठीक है, तो ये पोलर तो है ही, है ना, पोलर है, लेकिन ए प्रोटिक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है नहीं अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव से। वाटर पोलर प्रोटिक है, अल्कोहल पोलर प्रोटिक है, एसीटोन पोलर ए प्रोटिक, DMSO पोलर ए प्रोटिक, ईथर पोलर ए प्रोटिक, बेंजीन नॉन पोलर, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड पोलर, सॉरी हाँ पोलर ए प्रोटिक, DMA पोलर ए प्रोटिक। अब ये DMA क्या होता है? DMA, हाँ बोलो बोलो। मैम एक बार प्रोटेक और ए प्रोटेक को कवर क्लियर कर दीजिए मैम, मतलब वो वर्ड बस। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड दो मेरे को। ओके, पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है कि आपका सोलवेंट पोलर होगा, पहली चीज मेरा बेटा। पोलर का मतलब डाइपोल है ना, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। और जो पोलर में, पोलर वाले के केस में जो आपका हाइड्रोजन है, जैसे ये कहाँ पे इन्वॉल्व होगा?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो वाले सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक कहलाते हैं। पोलर एप्रोटिक क्या होते हैं, मतलब जिनमें पोलैरिटी तो डेवलप हो लेकिन जो उस सॉल्वेंट में हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब ये आपको दिया हुआ है मेरा बेटा डीएम में। डीएम में क्या होता है, लिखना है तो लिख लो क्योंकि ये मैंने लिखवाया ना, डाइमिथाइल एसिटामाइड, बट ये कम पूछा जाता है बट लिख लो। एसिटामाइड क्या होता है मेरा बेटा, CH3CO NH2। अब दो हाइड्रोजन को हटा के अगर आप मिथाइल लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल एसिटामाइड बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात करूंगी सॉल्वेशन की। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेट करना किसी को। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ NaCl का। NaCl की बात करती हूँ मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ऐसी चीज नहीं है कि तुम नहीं पढ़ चुके हो। एग्जांपल ले लेती हूँ मैं वाटर। ठीक है, देख Na प्लस, Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव पे, Cl पे नेगेटिव है। अब तुम्हें पता है वाटर में क्या पोलैरिटी है, तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। देखना एक बार, कैन आई राइट दिस, क्या मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो घेरेगा वो Na प्लस को, है ना। अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं तो, Cl नेगेटिव की बात करूं तो H के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। बोलो घेरेगा कि नहीं घेरेगा? हाँ मैम घेरेगा, तो सही। बोलो, तो यानी कि क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ क्या कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो सोलवेट करते हैं बोथ केटायन एंड एनायन को। बताइए। यस यस मैम। मैम। घबराना नहीं है, सोच समझ के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बताओ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चल आगे आते हैं। अब मैं मान लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ NaCl इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ मेरा बेटा एसीटोन। आपको मैं कभी कभी ना इसके लिए बुक भी दूंगी पढ़ने के लिए, PY ब्रूस है जहां से मेरा कंटेंट है सारा। जो भी मैं कंटेंट फॉलो कर रही हूँ इस चैप्टर के लिए, दैट इज बुक नेम इज PY ब्रूस। PY ब्रूस। मैं आपको थोड़ा सा, अभी तो आज पहला लेक्चर है, जब मैं 2-3 लेक्चर ले लूंगी मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी और बुक की PDF भी भेज दूंगी। बड़ी सुंदर बुक है, रंगीन बुक है, कलरफुल बुक है, तो आप वो वहां से पढ़ सकते हो। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल तुम्हारे हिसाब की लैंग्वेज है, इवन टीचर्स को भी बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, चलिए आइए। तो यस मैम। अब यहाँ पे देखो है क्या, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ कि मैम ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बोलो Na प्लस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से करेगा उसको सॉल्वेट। बोलो यस और नो, यस और नो। लेकिन अगर मान लो मैं बोलूं Cl नेगेटिव का क्या हाल होगा, Cl नेगेटिव का क्या हाल होगा, तो इधर देखो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इसको इसके साथ इंटरेक्ट करना है। लेकिन ये क्या, इधर देखो ये सरफेस है, सरफेस पे है ना, बोल सकते हो एक्सपोज है, एक्सपोज है, एकदम एक्सपोजर है, देख रहे हो।
सरफेस पे है, और ये क्या अंदर की तरफ है, तो ये नॉट एक्सेसिबल। आप समझ रहे हो ना, ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे बोल सकते हो छुपा हुआ अंदर की तरफ, ये सरफेस पे था, अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? जबकि जो एनायनिक वाला पार्ट है उसको नहीं कर पा रहा इंटरेक्ट। देखो ना, ऐसे है ये, ऐसे ऐसे, कैन यू सी दैट? ऐसे। तो जो ऊपर है सरफेस पे उसने तो कैटायन के साथ इंटरेक्ट कर लिया, लेकिन जो अंदर अंदर दिख रहा है ना, ये वाला अंदर अंदर की साइड, वो इतनी जल्दी क्या है, नहीं पहुंच पाएगा, हिडन, छुपा हुआ है, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। किसके साथ? अनायन के साथ। पहले बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये ऊपर है सरफेस पे जो डबल बॉन्ड वो दिख रहा है, और जो ये वाला जिसपे मैंने पार्शियल पॉजिटिव बनाया है वो क्या अंदर की तरफ छुपा हुआ। मैं नहीं बोलती हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स बोलती है, ठीक है? और ये बोल भी सकते हैं हम, अंदर की तरफ छुपा हुआ है। तो अनायन जो है इतना ज्यादा उसको इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा अच्छे से, ठीक है? तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट solvate only cationic part? बोलो। क्या कहते हो? ऐसा मैंने बहुत मुश्किल कुछ नहीं बताया, ऐसे मत देखो मेरे को। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैम बहुत ये वाली बढ़िया। तो slide एक बार और बता। क्या बताऊं इसके अंदर? बेटा ये क्या है, अंदर की तरफ है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl नेगेटिव इससे इंटरेक्ट कर पाएगा, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। लेकिन ये अंदर की तरफ क्या है, छुपा हुआ है, आसानी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव था, हाँ जल्दी बोलो। मैम वो ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, वो जो Na और बाकी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है भाई? सॉरी वो मैम ये वाला स्ट्रक्चर वाला आयन डायपोल इंटरेक्शन है ये, है कि नहीं? यस मैम इसी को Na पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो करेगा ना इंटरेक्ट, आयन डायपोल इंटरेक्शन। मैम Na मैम CH3 CO CH3 बस लिए ना? हाँ मैम एग्जांपल में वो CH3 C डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड CH3 लिए ना? ये है, ये एसीटोन लिया है, ये रहा, दिस इज एसीटोन। मैंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। अच्छा मैम वो साइड में लगाने के लिए, दिखाने के लिए कि NaCl अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन को सोलवेट करता है, अनायन को वो कुछ भी नहीं कहता है। यस ठीक है, यस मैम। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मेरा बेटा आपको ये देखना, जो H होना चाहिए ना वो एसिडिक होना चाहिए, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो H होता है वो एसिडिक होता है, कर सकता है वो, ठीक है? जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है वो हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए। ये भी तुम बोल सकते हो एक चीज, ठीक है? इससे भी तुम थोड़ा सा पता लगा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। आगे आइए, हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी? देखो कई बार ना हम लोग दोनों को सेम चीज मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और बेस भी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लेकिन डिफरेंस है बेटा इसमें। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है, तो आप ये मत बोलना कि भाई दोनों एक ही बात है, ठीक है? दोनों डिफरेंट बात होती हैं। अब होता क्या है मेरा बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना इसको कार्बन से प्यार होता है। किससे प्यार होता है? कार्बन से प्यार होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है, मेरे को ऐसा कार्बन मिल जाए जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब न्यूक्लियोफाइल को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन चाहिए होता है। अगर कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आके अटैक कर रही है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। गेटिंग माय पॉइंट?
इस Yes, पे ma'am. मत जाओ, ये रिएक्शन कैसी हुई इस पे मत जाओ आप लोग। जिसको अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो रिएक्शन पे मत जाओ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं बेटा बेस क्या होता है, बेस को प्यार होता है हाइड्रोजन भैया जी से, जिसको प्यार होता है हाइड्रोजन से, मतलब वो बेस जो कि क्या करे, H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर ले, मतलब चुरा ले। तो अगर कोई बेस H को निकाल ले, वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस को किससे प्यार होता है, हाइड्रोजन से। न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार होता है, कार्बन से। Carbon. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है शायद, द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इज डिफाइंड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यस, वो क्या कहलाएगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात कर रही हूँ। और अगर बेस की बात करूँ तो उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी कहलाएगी। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो हो गया। चले, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है, लिखो, स्टार्ट करो लिखना, दोनों पॉइंट लिख लो। लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। तो नेगेटिव आयंस है मोर न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक। इन्होंने क्या बोला है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे, और न्यूक्लियोफाइल मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वही स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। जैसे अगर मैं पहला पॉइंट बोलूं तो उसमें बोला जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा बेसिक होती है और ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होती है देन ए न्यूट्रल स्पीसीज। अब यही चीज आप लोग कहाँ पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ऑर्गेनिक जीओसी में भी पढ़ चुके हो। जैसे अगर मेरे को एग्जांपल लिखना हो, OH नेगेटिव और H2, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे सिर्फ लोन पेयर है, तो जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा बेसिक है और वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो सबसे पहले जाएगा, रिएक्ट करेगा अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक होती है। ठीक है जी? Yes, ma'am. अच्छा, ओके। जैसे SH नेगेटिव ज्यादा होगा H2S से, ठीक है जी। NH2 नेगेटिव हो गया, वो ज्यादा होगा NH3 से। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है बिकॉज द मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। मतलब तुमने फजान्स रूल पढ़ा था। फजान्स रूल क्या कहता था कि जिसका साइज अनायन का बड़ा होगा वो जल्दी डिस्टोर्ट हो जाएगा, वो जल्दी अप्रोच करेगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को, ये बोला था। ऐसा क्यों होता है? जो साइज में बड़ा होता है तो होगा क्या, जो न्यूक्लियस की पकड़ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो इजीली उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है। वो इजीली कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अप्रोच कर सकता है। तो अगर मुझे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड,
और आयोडाइड की बात करनी हो और मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाना हो तो मैं क्या करूंगी, आयोडाइड की सबसे ज्यादा, फ्लोराइड की सबसे कम, ये ऑर्डर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ आज की क्लास में और कुछ करा ही नहीं रही। लेकिन अगर मान लो मैं बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी का ये ऑर्डर नहीं होगा। बेसिसिटी डिपेंड करती है कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ताकि वो दे सके। तो फ्लोरीन छोटा है साइज में, तो जो छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड होगी, यस और नो? तो वो Yes, ज्यादा बेटर डोनर है, क्या कहते हो? यस और नो? अब ये भी चीजें किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे। अभी मैं तुम्हें एक टॉपिक भी बताऊंगी, आज तो टाइम बीत गया है। सॉल्वेंट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इतना समझ में आए? 2 पॉइंट जल्दी बताओ मेरे को, फिर आगे चलेंगे। यस मैम। yes मैम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड। पीरियड मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे अगर मान लो लेफ्ट टू राइट की मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो तो रही है मैम, हो रही है शो। और लेफ्ट टू राइट मेरा बेटा जब पीरियड के अक्रॉस जाओगे तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा, बेसिसिटी का भी होगा। ये पॉइंट्स तुम्हें नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पता होने चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स टू बेसिसिटी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ मेरा बेटा, जैसे CH3 है, CH3 नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, क्लोराइड है। तो एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन बेटर डोनर होगा? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो अपनी तरफ टाइटली होल्ड करके रखेगा ना पेयर को, यस और नो? यस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो, बताओ। यस मैम। अगर मैं ले लूं अमोनिया और वाटर तो अमोनिया का ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ये पढ़े हैं हमने चीजें। ठीक है, फिर वहां पे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, बल्कि बेस हैज अ लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। मतलब एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना प्लीज, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? कार्बन पे जाने का। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल, ये देखो ना कितना क्राउडिंग है भाई, देख रहे हो? जब ये अटैक करेगा, ये देखो ना, ये बेचारे इसके पीछे है, इतना क्राउडिंग, 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप। क्या ये आसानी से अटैक कर पाएगा कार्बन पे? नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी या जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी? कैन आई राइट दिस? यस मैम। तो जब भी आप न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हो तो अगर वो क्राउडेड है, बल्कि है, बल्कि मतलब भारी, मतलब बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस है, आसानी से नहीं अटैक कर पाएगा, दिक्कत होगी उसको अटैक करने में, ये परेशान करेंगे उसको बड़े बड़े ग्रुप। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, अगर मैं बोलूं बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, तो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा CBA। मैम ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिसिटी का कोई लेना देना नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से। बेसिसिटी में तो बस ये है कि वो देने के लिए रेडी हो, जितनी ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना वो देगा। तो एक बात बताओ, इनका कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पे 3 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएंगे ऑक्सीजन पे, तो और ज्यादा अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन उनको देने के लिए, यस और नो?
Yes, ma'am. तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि बेसिसिटी हैज नथिंग टू डू विद स्टीरिक हिंड्रेंस। इसका कोई लेना देना नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से। स्टीरिक हिंड्रेंस का किससे लेना देना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। Nucleophysics. और ध्यान रखना स्टीरिक हिंड्रेंस does not originate from single atom। ऐसा मत बोलना कि मैम आयोडाइड बड़ा है फ्लोराइड छोटा है तो उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है। नहीं, कभी भी एक एटम से नहीं आती है स्टीरिक हिंड्रेंस, पूरे मॉलिक्यूल से आती है। इतना हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, एक और पॉइंट लिखो। इफ, एक काम करो, यहाँ तो इतना ही लिखो, नेक्स्ट पेज पे लिखो। इफ द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर of two or more species are same, मतलब देने वाला बंदा क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स टू बेसिसिटी। मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, बेसिसिटी। तो आपको देखना है कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ही अच्छा बेस है या अच्छा बेस ही कहाँ अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। दैट इज वाई मैं ये पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से एक है मेरे पास CH3S नेगेटिव, OH नेगेटिव, O नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव और वोटर। ठीक है, अब वोटर तो सबसे पीछे जाएगा क्योंकि बेचारे के पास न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पहले आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? सल्फर का साइज बड़ा है तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इन तीनों को कैसे करोगे? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? अटैक करना है कार्बन पे। बेस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन चाहिए उसको। तो ये वाला जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो तो रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। यस और नो? तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इतनी अवेलेबल नहीं है। यस और नो? Yes, टाइम की नहीं है ना, तो ये ज्यादा ये हो गया बेसिक और न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाके नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे आ रहा है, और यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है। तो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होता है मैम? ऑक्सीजन पे। यानी कि मैम ये वाला नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा ही जाएगा, बल्कि भागे भागे जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो एसीटेट आयन में तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए फिर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। यानी कि पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अगर चीजें आपको नहीं लग रही है रिवाइज करना। आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। Divide. अगर चीजें आपको ऐसे लग रहा है मैम ये तो पहले पढ़ा हुआ है हमने, तो फिर आप लोगों के लिए चीजें और आसान है। ठीक है? Yes, ma'am. तो इस तरीके से पढ़ना है। आज के लिए इतना, वैसे मुझे करवाना बहुत सारा था बट इट्स ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है? Yes, तो ma'am. ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी कर लेना, बेसिसिटी क्या होता है, और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड ये कर लेना। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है तो तुम्हारा पूछ लो। हो गया है क्या? ठीक है? ऑर्गेनिक के नो अभी तो बेटा पहली क्लास शुरू है, बता दूंगी। आर्यांश लेकिन ये ध्यान रखना मेरा बेटा, आर्यांश ये ध्यान रखना एल्काइन आपका सोलुबल नहीं होगा पानी में फिर, बिकॉज हाइड्रोकार्बन है वो। गेटिंग माय पॉइंट?
आर्यांश पूछा था क्या इसने? हाँ, अल्काइन सोलुबल नहीं होगा, बहुत ही माइल्ड सोलुबल होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये लोग क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ज्यादातर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो होते हैं सोलुबल होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में आगे कराऊंगी और थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देंगे ताकि आगे बढ़े हमारा सिलेबस। ऑल राइट, यस